हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बाइक के मैसेजर यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोगों ने जो पाचन तंत्र स्टार्ट किया था, आज अपन लोग उसको कंप्लीटली करने वाले हैं। और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ इसके अंदर पढ़ ली थी, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर था हम लोगों ने एनटीपीसी के लिए स्टार्ट किया था, यानी जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके बेसिस के ऊपर अपन लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। तो तीन लेक्चर इस सिस्टम के आ चुके हैं, जिनमें पहले के अंदर अपन लोगों ने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जाना था, सेकंड के अंदर कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीज होती है वो देखा था, और थर्ड के अंदर अपन लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जाना था। यानी कि अपन लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि पाचन तंत्र के अंदर 5 स्टेप होती है, 5 प्रोसेस होती है। ठीक है, तो एक बार मैं वो रिवाइज करवा देता हूँ। 5 स्टेप कौन कौन सी होती है बच्चों? पहली जो स्टेप होती है उसको अपन लोग बोलते हैं इंजेशन। कौन सी होती है? इंजेशन। डाइजेशन। ठीक है। थर्ड स्टेप कौन सी होती है बच्चों? याद रखना, अब्जॉर्प्शन। ओके। फोर्थ स्टेप होती है एसिमिलेशन, हिंदी में भी बताएंगे। एंड फिफ्थ स्टेप होती है इजेशन। ठीक है। इंजेशन का मतलब क्या होता है? अपन ने खाना खाया, यानी भोजन का अंतःग्रहण, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। डाइजेशन यानी क्या होता है? भोजन का पाचन। अब्जॉर्प्शन यानी क्या होता है? भोजन का अवशोषण। अवशोषण। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? स्वांगीकरण। ओके। एंड इजेशन का मतलब क्या होता है? बहिक्षेपण या मल त्याग, जिसको अपन लोग बोलते हैं। जो जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। ओके। अब ये 5 स्टेप में से हम लोगों ने कौन कौन सी स्टेप अब तक पढ़ ली है? अपन लोगों ने अंतःग्रहण वाली स्टेप पढ़ ली, ठीक है, इंजेशन वाली पढ़ ली, डाइजेशन इन पाचन की क्रिया अपन लोगों ने देख लिया था, कहां पर कौन से पदार्थ का पाचन हो रहा है, कौन से पोषक पदार्थ का पाचन आहार नाल के कौन से भाग में होता है, वो सारी चीजें अपन लोगों ने देख ली थी, कौन से एंजाइम वहां पर कार्य करता है और किस तरह से वो टूटता है। अब्जॉर्प्शन, अवशोषण अपन लोग अभी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद एसिमिलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद इजेशन पढ़ेंगे। यानी कि अभी तक 3 स्टेप बाकी है, तीनों स्टेप आज अपन लोग कवर करने वाले हैं। इसके लास्ट में हम लोग बताएंगे, हम लोग बात करेंगे कि भोजन किसको बोलते हैं, एक्चुअली फूड है क्या। अगर कोई हमसे पूछे कि भैया भोजन की परिभाषा दो, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि भोजन किस चीज को बोलते हैं, क्या आता है भोजन के अंदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार, कौन कौन से घटक उसके अंदर होते हैं, उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना % कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना % प्रोटीन होना चाहिए और कितना % फैट वगैरह होना चाहिए, ये सब देखेंगे। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ डिजीज, जैसे क्वाशियोकर डिजीज क्या होती है, मैरेस्मस क्या होती है, इंडाइजेशन क्या होती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, एंड वॉमिटिंग, जिसको उल्टी अपन लोग बोलते हैं, वामन अपन लोग बोलते हैं, वो कैसे होता है। तो ये सारी स्टेप, ये सारी चीजें अपन लोग पढ़ लेंगे, उस टाइम हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीटली हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप अपन लोगों ने अच्छे से कवर कर ली है। अब बात करेंगे तीनों स्टेप की, यानी कि अब आएगा अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। तो हेडिंग डालो अब्जॉर्प्शन, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। अभी अब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अब्जॉर्प्शन, यहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है, हर जगह से क्वेश्चन बनता है भैया, अपन को तो सीखना, हमको तो अच्छे से सब कुछ आना चाहिए। अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण की बात करते हैं। तो बच्चों अवशोषण या फिर अब्जॉर्प्शन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पैसिव अब्जॉर्प्शन, एक क्या होता है? पैसिव अब्जॉर्प्शन, और एक होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन। पैसिव अब्जॉर्प्शन को हिंदी में बोलते हैं निष्क्रिय अवशोषण, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सक्रिय अवशोषण, ठीक है ना। निष्क्रिय अवशोषण और एक होता है सक्रिय अवशोषण। देखो काफी दफा आप लोगों ने पढ़ा था निष्क्रिय सक्रिय के बारे में, ऑलमोस्ट आप लोग जानते भी होंगे। इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पैसिव अब्जॉर्प्शन के बारे में अगर हमसे पूछे, निष्क्रिय अवशोषण के बारे में अगर हम लोग बताएं,
तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो सांद्रता प्रवणता के साथ, याद रखना, सांद्रता प्रवणता के साथ अवशोषित किए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। भोजन का अवशोषण लिखना यहां पर, भोजन का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के साथ बिना ऊर्जा खर्च हुए, बिना ऊर्जा, मैं यहां पे एटीपी लिख रहा हूं ब्रैकेट में, बिना ऊर्जा खर्च हुए, ठीक है ना। भोजन का जो अवशोषण होता है वो सांद्रता प्रवणता के साथ होता है, यानी कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ वो गमन करता है। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पैसिव अब्जॉर्प्शन, यानी कि निष्क्रिय अवशोषण। इस तरह के अवशोषण में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है, किसी भी प्रकार की एटीपी यहां पर कंज्यूम नहीं होती है। पहला क्लियर हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। एक्टिव अब्जॉर्प्शन यानी कि सक्रिय अवशोषण जो होता है, याद रखना बच्चों, भोजन का अवशोषण सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, भोजन का जो अवशोषण होता है वो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अगर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ उसको जाना होगा तो वहां पर ऊर्जा की हानि होती है। तो बच्चों याद रखना, यहां पर एटीपी की आवश्यकता होती है, एटीपी यहां पर खर्च होती है, एटीपी की आवश्यकता यहां पर होती है, एटीपी की आवश्यकता यहां पर होती है, एटीपी यहां पर कंज्यूम होती है। तो जो निष्क्रिय अवशोषण होता है वहां पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं चाहिए, और जो सक्रिय अवशोषण होता है वहां पर एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि वहां पर जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो भोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं पोषक पदार्थ के, वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाते हैं, इसलिए वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अवशोषण आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये सीखेंगे, ध्यान से समझना, अब हम लोग ये सीखेंगे कि आहार नाल के कौन से भाग में कौन से पदार्थ का अवशोषण होता है, या कौन से भाग में सर्वाधिक अवशोषण होता है, कौन से भाग में सर्वाधिक पाचन होता है, ठीक है ना। विटामिन बी12 का अवशोषण हमारी आहार नाल में कहां पर होता है, ड्रग्स का अवशोषण कहां पर होता है, एल्कोहल का अवशोषण कहां पे होता है, सिंपल शुगर, सरल शर्करा का अवशोषण कहां पर होता है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। ओके, अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। हम लोग पूरी आहार नाल का एक डायग्राम बनाएंगे जिसके सारे पार्ट हमको आने चाहिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी सिखा दिया था कि आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये कंटिन्यूअसली याद भी रखना है। नीचे दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। नीचे नहीं दिख रहा है ना, ओके। तो आहार नाल को थोड़ा सा हम लोग छोटा बना देते हैं, ठीक है। समझना ध्यान से, देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी, ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया बच्चों, इसोफेगस।
इसोफेगस, ये स्टोमक अपना आमाशय, ग्रासनाल, ये मुख गुहा लिख लेना, ठीक है, ये छोटी हाथ यानी कि ड्यूडेनम वाला पार्ट, देखो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं ना अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। ये वाला ड्यूडेनम वाला पार्ट है ये जेजुनम, और ये वाला इलियम, ठीक है ना, इलियम। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, ड्यूडेनम को हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। बार बार रिवाइज करोगे तो बार बार आपको मतलब बार बार पढ़ोगे तो आपको जल्दी से ये तैयारी भी हो जाएगा। मध्यांतर बोलते हैं, क्षुधांत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। समझना ध्यान से। नॉर्मली अपन को तो ये पता हो गया होगा कि आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से पदार्थों का अवशोषण होता है, कौन से पदार्थों का कहाँ पर अवशोषण होता है, हम लोगों को ये भी आना चाहिए। कई दफा पूछ लेता कि भैया माउथ के अंदर या बक्कल कैविटी मुख गुहा के अंदर किसका अवशोषण होता है, तो ध्यान समझना, मैं इसका लिख रहा हूं किसका अवशोषण होता है। तो माउथ के अंदर मोस्टली जो होता है वो ड्रग्स का अवशोषण होता है, ड्रग्स यानी औषधियों का। याद रखना बच्चों, इसको नोट कर लेना अच्छे से, औषधियां, ठीक है। उसके साथ साथ सम एल्कोहल, वाटर का इतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन नहीं होता है लेकिन एल्कोहल का जरूर होता है बच्चों। यहां पर स्टामा कर लेना, कुछ एल्कोहल का अब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, अपने बक्कल कैविटी के अंदर। कुछ लोग एल्कोहल लेते हैं, माउथ के अंदर थोड़ी देर रखते हैं तो वो घुल सा जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। और ड्रग्स की बात करें, ध्यान समझना, ड्रग्स यानी औषधियां, इसका भी जो अब्जॉर्प्शन होता है वो अपने माउथ के अंदर ही होना स्टार्ट हो जाता है। कई दफा आपने सुना भी होगा, कुछ ऐसे हार्ट के पेशेंट हो गए या फिर जिनको इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए होता है, किसी भी डिजीज से वो ग्रसित हो सकते हैं, तो उनको इंस्टेंटली रिलीफ के लिए यानी तुरंत उनको मतलब दवा का असर होने के लिए वो क्या करते हैं, उस दवाई को, उस मेडिसिन को अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। तो जैसे जीभ के नीचे रखेंगे तो ध्यान से समझना, जीभ के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो अत्यधिक संवहनीय पार्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज का जाल बिछा होता है और यहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी पतली होती है। तो जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब होकर कहाँ पे चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। अगर वही बंदा मान लो निगल के टैबलेट लेता है तो वो पहले स्टोमक में जाएगी, पानी में डिजोल्व होगी, घुलेगी, पाचन होगा उसका, और उसके बाद उसका अवशोषण होता है, फिर जाके वो ब्लड में जाती है। तो उसमें काफी लंबा समय लग जाता है, इतने में तो पेशेंट चल बसता है। तो इसके लिए कई दफा क्वेश्चन आया भी चुका है कि ड्रग्स का सबसे ज्यादा या सबसे फास्ट अवशोषण कहां पर होता है। याद रखना, ड्रग्स का या मेडिसिन का, औषधियों का तीव्र अवशोषण कहां पे होता है, जीभ के नीचे। बच्चों लिख लेना इसको, जीभ के नीचे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। औषधियों का जो तीव्र अवशोषण होता है वो कहां पर होता है, अपनी जीभ के नीचे होता है। तो माउथ वाला अपन को कंप्लीट हो गया। इसोफेगस यानी ग्रासनाल की बात करूं तो यहां पर ना तो पाचन होता है और ना ही अवशोषण होता है। यहाँ पर म्यूकस का स्त्राव होता है और प्रेसलेटिव मूवमेंट, जिसको अपन लोग कर्मानुकुंचन गति बोलते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब चलते स्टोमक यानी आमाशय के अंदर। तो बच्चों मैं इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर मैक्सिमम एल्कोहल का अब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, याद रखना, मैक्सिमम एल्कोहल का अब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना, एल्कोहल। मैक्सिमम एल्कोहल का अगर आप लोगों को अब्जॉर्प्शन पूछे, अवशोषण पूछे, तो कहां पर होता है, आहार नाल के अंदर, स्टोमक यानी आमाशय के अंदर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई दफा हम लोग देखते हैं 3-4 लीटर पानी नहीं पी सकते लेकिन अल्कोहल ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ जैसे अपन ने 1 लीटर अल्कोहल पिया या 1 बॉटल पिया तो स्टोमक के अंदर जाएगा और तुरंत उसका अवशोषण हो जाता है। थोड़ी देर बाद अपन दूसरा पी सकते हो, लेकिन पानी का अवशोषण इतना फास्ट नहीं होता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए पानी पियेंगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन अल्कोहल पियेंगे तो थोड़ी सी देर में ही वो खाली हो जाता है, फिर से ले लो। तो कंटिन्यूअसली अपन इसको ले सकते हैं, लेना नहीं है, ले सकते हैं। तो मैक्सिमम अल्कोहल का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है, अपने स्टोमक के अंदर होता है, आमाशय के अंदर होता है। इसके साथ साथ याद रखना, सम वाटर, कुछ पानी की मात्रा भी यहां पर अब्जॉर्ब होती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। उसके साथ साथ याद रखना सिंपल शुगर यानी सरल शर्करा, सरल शर्करा। अब सरल शर्करा का मतलब क्या होगा, जैसे अपन लोग देते हैं ग्लूकोन डी वगैरह हो गया, ठीक है,
अंगूर वगैरह हो गया, ग्रेप्स वगैरह जिसको बोलते हैं, ठीक है, और गन्ने का रस जो हो गया तो उसका अवशोषण भी बहुत जल्दी आता है। आप लोग देखो गर्मियों के अंदर पसीने के अंदर भीगे हुए जाते हैं गन्ने के जूस वाले के पास, और प्यास भी लगी रहती है अपन लोगों को, ठीक है, तो अपन लोग गन्ने का जूस जैसे ही पीते हैं इंस्टेंटली अपन को एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि जैसे ही गन्ने का जूस पीते हैं वो तुरंत ही अब्जॉर्ब हो जाता है, उसका तुरंत ही अवशोषण हो जाता है अपने आमाशय के अंदर, और वो अपन को इंस्टेंटली एनर्जी देता है, तुरंत अपन को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर कौन कौन से पदार्थों का अवशोषण होता है। मैक्सिमम एल्कोहल, कुछ वाटर यानी जल, सरल शर्करा जो सिंपल शर्करा होती है उसका अवशोषण होता है, ग्लूकोन डी वगैरह, अंगूर वगैरह, गन्ने का रस वगैरह, इनका अवशोषण कहां पर हो जाता है, अपने आमाशय के अंदर, अपने स्टोमक के अंदर हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? ओके, ड्यूडेनम की बात करते हैं तो बच्चों आप लोगों को भली भांति पता है ड्यूडेनम के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है। ड्यूडेनम के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है, स्टमक कर लेना इसको, ड्यूडेनम वाले भाग के अंदर सर्वाधिक पाचन होता है। उसके साथ साथ अगर अवशोषण की बात करें तो वो भी होता है कुछ आयनों का, जैसे कैल्शियम +2, Fe+2, इनका जो अवशोषण होता है वो कहां पर होता है, ड्यूडेनम वाले भाग में होता है। नोट कर लेना, ड्यूडेनम वाले भाग में कैल्शियम प्लस आयरन का अवशोषण होता है। अब बात करते हैं जेजुनम। देखो जेजुनम और इलियम की अगर हम लोग बात करें सम्मिलित रूप से, अगर ऑप्शन में दोनों अगर अपन को दे रखा है कि मैक्सिमम अवशोषण, अधिकतम अवशोषण कहां पर होता है, तो याद रखना ड्यूडेनम और जेजुनम वाले भाग में सर्वाधिक अवशोषण। तो मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन होता है वो इन दोनों भाग में होता है। अगर आपको ऑप्शन अलग अलग लिख रखा है, अलग अलग आपको ऑप्शन में दिया है, जेजुनम अलग दे रखा है, एलियम अलग दे रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या टिक करना है, उस कंडीशन के अंदर आपको जेजुनम टिक करना है बच्चों। कौन सा टिक करना है, जेजुनम आपको टिक करना है, ठीक है। मध्यांतर जिसको हम लोग बोलते हैं उसको आप लोगों को टिक मार करना है। इतना क्लियर हो गया? ओके। अगर मैं इलियम की बात करता हूं तो इलियम में किस चीज का अवशोषण होता है बच्चों, याद रखना इलियम के अंदर किन पदार्थों का अवशोषण होता है, तो विटामिन B12 का अवशोषण जो होता है वो इलियम के अंदर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर स्टामा कर रहा हूं मैं। विटामिन B12 का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है, इलियम के अंदर होता है। उसके साथ साथ याद रखना बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, तो बाइल सॉल्ट का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो भी कहां पर होता है, याद रखना इलियम वाले भाग में ही होता है। बाइल जूस वगैरह का तो हो ही जाता नॉर्मली, लेकिन पूछा गया कि बाइल सॉल्ट, पीत लवण का अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है, तो इलियम वाले भाग में होता है। अब बात कर लेते हैं बड़ी आंत। देखो बड़ी आंत के अंदर किस चीज का अवशोषण होता है वो भी हम लोग सीख लेते हैं। देखो बड़ी आंत के अंदर बात करें तो ड्रग्स का अवशोषण होगा, ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का अवशोषण होता है, ड्रग्स का अवशोषण होता है कहां पर, बड़ी आंत के अंदर। साथ साथ मिनरल्स वगैरह यानी खनिज का अवशोषण भी होता है। तो ड्रग्स, वाटर और मिनरल्स यानी खनिजों का जो अवशोषण होता है वो कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के अंदर होता है। तो आई होप आपको ये पूरा अब्जॉर्प्शन वाला चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर आप लोग याद करोगे तो बहुत जल्दी याद रहेगा और काफी लंबे समय तक भी आपके माइंड में ये सेट रहेगा। माउथ के अंदर बात की तो मैंने ड्रग्स और कुछ एल्कोहल की मात्रा होती है जो माउथ के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। ड्रग जो होती है औषधिया, जिसको अपन लोग औषधि बोलते हैं, तीव्र अवशोषण यहाँ कहां पर होता है, इसका जीभ के नीचे वाले भाग में होता है। इसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन भी नहीं होता और किसी भी प्रकार का अवशोषण भी नहीं होता है। आमाशय की बात करते हैं बच्चों, आमाशय के अंदर मैक्सिमम एल्कोहल का अब्जॉर्प्शन होता है, साथ ही साथ सिंपल शुगर हो गया, कुछ जल की मात्रा हो गई, और सिंपल शुगर में जैसे ग्लूकोन डी हम लोग लेते हैं, अंगूर अपन लोग खाते हैं, गन्ने का जूस अपन लोग पीते हैं, तो उनसे इंस्टेंटली अपन को एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि इनका जो अवशोषण होता है वो यहाँ पर ही हो जाता है, आमाशय में ही हो जाता है, यहाँ पर जाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। ड्यूडेनम की बात करें, ग्रहणी की बात करें तो मैक्सिमम पाचन, मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है, मैक्सिमम पाचन कहां पर होता है, ड्यूडेनम वाले भाग में होता है। कैल्शियम और आयरन इन दोनों का अवशोषण भी कहां पर होता है, ड्यूडेनम वाले भाग में ही होता है। जेजुनम और इलियम की बात करें, मध्यांतर और क्षुद्रांतर की बात करें तो इन दोनों भाग में सर्वाधिक अवशोषण होता है। अगर ऑप्शन में अलग अलग दे रखा तो आपको कौन सा टिक करना है, जेजुनम वाला जो ऑप्शन मिलेगा उसको आप लोगों को टिक करना है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं विटामिन B12 का अवशोषण कहां पे होता है, बाइल सॉल्ट का अवशोषण कहां होता है, तो जो इलियम वाला पोर्शन होता है, इलियम वाला जो भाग होता है वहां पर विटामिन B12 का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की बात करें तो यहां पर ड्रग्स हो गया, मिनरल्स वगैरह हो गए, ठीक है, खनिज वगैरह हो गए, औषधिया वगैरह हो गए और कुछ जल की मात्रा, इन सभी का अवशोषण कहां पर होता है, अपनी बड़ी आंत के अंदर, अपने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब जो बचा हुआ भाग होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं, वो अपन लोग बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये कंप्लीट चार्ट आप लोग जरूर नोट करना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
तो ये लो अवशोषण भी हो गया अपना, ठीक है, अब्जॉर्प्शन भी अपना हो गया है। ओके, तो पहला अपना अंतःग्रहण था वो हो गया, पाचन हो गया, और अब अवशोषण भी हो गया, एसिमिलेशन अपन इसके बाद में देखेंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इजेशन देखने वाले हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, जल्दी से नोट कर लिया होगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये, जो छोटा सा चार्ट बना है इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन भी सकते हैं, और ये सब आना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हेडिंग डाल लो अभी लोग, स्वांगीकरण। अब ये क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। देखो तीन चीजें अपन लोगों ने पढ़ ली है, भोजन का अंतःग्रहण जिसको अपन इंजेशन बोलते हैं, उसके बाद अपन लोगों ने देखा डाइजेशन यानी पाचन के बारे में देख लिया, अवशोषण भी देख लिया, और फोर्थ नंबर में आता है एसिमिलेशन। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, एसिमिलेशन, यानी इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है समझना। अब देखो जो अवशोषित हुआ है, जो पोषक पदार्थ जो भोजन के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो अवशोषित हो गए हैं। अब ये जो कि पोषक पदार्थ होते हैं अवशोषण के बाद में ब्लड में जाते हैं, और ब्लड से प्रत्येक कोशिका तक ये पहुंचते हैं। बच्चों याद रखना, पोषक पदार्थ रुधिर के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचते हैं। कहां पे जाएंगे, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ये पहुंचते हैं। एसिमिलेशन का अर्थ क्या होता है, एसिमिलेशन की परिभाषा अगर हमसे पूछे तो बच्चों याद रखना, भोजन या फिर पोषक पदार्थों का कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण होना। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एटीपी, ठीक है ना। ऊर्जा की जो मुद्रा होती है हमारे शरीर के अंदर वो क्या होती है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो पोषक पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, जो नए जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, स्वांगीकरण कहलाता है। लो भैया परिभाषा आ गई। स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहलाते हैं। जो भी पोषक पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बनती है, ऊर्जा बनती है एटीपी के फॉर्म के अंदर। अब इस ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, याद रखना, ये नए जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। जो ग्लूकोज मान लो, आप लोग एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहां पे जाता है, ग्लूकोज कहां पे जाता है, रुधिर के द्वारा, ब्लड के द्वारा कोशिका के पास गया, कोशिका के अंदर गया। अब कोशिका क्या करेगी, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर उसका अपघटन करती है, उसको तोड़ती है। इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो तोड़ेगी तो उससे क्या बनता है, CO2 प्लस H2O बनता है, और साथ में ATP भी तो बनती है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं, यानी एसिमिलेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल एकदम से, जल्दी नोट करो और इसको रफ करते हैं फिर। हो गया, कर दे रफ, ठीक है। तो चार स्टेप हम लोगों ने, चार प्रोसेस हम लोगों ने देख ली है। भोजन का ऑक्सीकरण भी हो गया, यहां पर CO2 H2O वगैरह बन गया। जो जिसका पाचन नहीं हुआ है उसका बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। फिफ्थ स्टेप आ जाएगी, कौन सी है, इजेशन, यानी कि बहिक्षेपण, या इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मल त्याग।
समझना ध्यान से। जो अपचित भोजन होता है वो मलाशय के अंदर कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है, उसके बाद प्रतिवृत्ति क्रिया के द्वारा वहां पर तीव्र संकुचन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो एनल स्फिंक्टर होता है वो शिथिल होता है, ओपन होता है, और जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है जिसको स्टूल बोलते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो स्टूल होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, उसमें गंध किस चीज के कारण आती है, तो बच्चों याद रखना गंध इंडोल के कारण आती है। इंडोल हो गया, स्केटोल हो गया, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स याद रखना है। स्टूल के अंदर यानी मल के अंदर जो गंध आती है वो किसके द्वारा आती है, इंडोल के कारण आती है, INDOL, इंडोल के कारण आती है। स्केटोल भी आप लोग याद कर सकते हो। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन हो गया, H2S हो गया, NS3 हो गया, इन सभी कंपोनेंट के द्वारा इनके अंदर गंध यानी इसके कारण इनका ऑर्डर होता है। तो आप लोगों को याद रखना है स्टूल का यानी जो मल का गंध होता है वो इंडोल के कारण आता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कर लेना, बाकी आप लोग समझ गए होंगे मल त्याग क्या होता है, ठीक है। ओके, तो ये पांचों स्टेप हम लोगों ने अच्छे से देखा, बारी बारी से देखा, और ये पांचों स्टेप ही पूरा पाचन तंत्र के पार्ट होते हैं। अगर हम लोग इनको अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों को अच्छे से समझ आ जाता है। अब तो ये तो हो गई पाचन तंत्र की बात। चलो हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज फूड, भोजन क्या है, या फिर हम आपसे भोजन की परिभाषा पूछे तो आप लोग क्या परिभाषा दोगे, जो सटीक परिभाषा इसकी बैठती है। मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को अभी ये बताता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछ लेता है कि भैया भोजन किसे कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली पता है रोटी खाते हैं भैया भोजन है, इसको ही खाते हैं, तो इसको भोजन क्यों बोलते हैं, भोजन, फूड। फूड, भोजन किसको बोलते हैं, बताओ भैया, सोचो। गेहूं की रोटी को बोलते हैं, रोटी सब्जी को बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, देखना ध्यान से। भोजन की अगर मैं परिभाषा दूं तो ध्यान समझना, सभी पोषकों का समूह है या समस्त पोषकों का समूह है जिससे शरीर निर्माण, वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए आवश्यक हो, ठीक, ऊर्जा के लिए आवश्यक हो, भोजन कहलाता है भैया। यानी समस्त पोषकों का समूह है जिससे क्या होता है, जिससे शरीर निर्माण, वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए आवश्यक हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। यानी कि भोजन वो चीज है जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिल सके, शरीर की मरम्मत हो सके, शरीर की वृद्धि हो सके, ठीक है ना, शरीर का अच्छे से निर्माण हो सके। उन सभी पोषक पदार्थों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, उसको हम लोग बोलते हैं भोजन बोलते हैं। याद रखना, भोजन में सभी पोषकों का सही अनुपात हो तो उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार बोलते हैं बच्चों। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। यानी भोजन के अंदर सभी पोषकों का सही अनुपात होता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। अब कौन सा अनुपात होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना अनुपात होना चाहिए, वसा उसमें कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन उसमें कितना होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो बैलेंस डाइट के बारे में भी हम लोग इसके अंदर चर्चा करेंगे और उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी से नोट करना, फिर बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग इसको पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो, बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। यहां से भी क्वेश्चन आता है, संतुलित आहार से भी, बैलेंस डाइट से भी क्वेश्चन आता है। क्या होता है संतुलित आहार, उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
बैलेंस डाइट संतुलित आहार, इसके अंदर 6 घटक आते हैं, 6 चीजें आती है बैलेंस डाइट के अंदर, उन 6 की आप लोग बात करने वाले। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, यानी कि हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। ओके, कितना प्रतिशत होना चाहिए संतुलित आहार के अंदर, तो याद रखना 60 से 62%, यानी कि 3/5 भाग इसका होना चाहिए कुल भोजन का। 3/5 भाग क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट उसमें होना चाहिए। और क्या कार्य होता है इसका, समझना, ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। याद रखना, प्राइमरी सोर्स जो होता है एनर्जी का, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अंदर फैट, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वसा। फैट यानी कि फिर क्या आ गया, वसा आ गया। यानी फैट जो होती है वो कितना प्रतिशत होना चाहिए बच्चों, याद रखना 15 से 20% होना चाहिए। यानी कि कितना भाग होना चाहिए, 1/5 भाग होना चाहिए। वसा का काम क्या होता है, ये उष्मा का रोधी होता है, अवरोधी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मारोधक की तरह ये काम करता है। किसकी तरह ये काम करता है, उष्मारोधक की तरह। ओके, थर्ड बात करते हैं, तीसरा जो कंपोनेंट होता है बैलेंस डाइट के अंदर वो होता है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होनी चाहिए वो कितना प्रतिशत होना चाहिए बच्चों, याद रखना 20 से 22% होना चाहिए। लगभग ये भी कितना है, 1/5 भाग। प्रोटीन जो होती है वो ऊर्जा का द्वितीय सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है, द्वितीय स्रोत होता है बच्चों, याद रखना। ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत होता है, ऊर्जा का सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, प्रोटीन होता है। फोर्थ अपन लोग बात करते हैं, इसके अंदर आता है सॉल्ट, यानी कि लवण। लवण हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हालांकि अल्प मात्रा में ही क्यों ना हो, तो जो लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो अल्प मात्रा में जरूरी है बच्चों, याद रखना, अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ जो घटक है वो है वाटर, यानी कि जल। ये मोस्टली विलायक के तौर पे काम करता है, याद रखना। और किस तौर पे काम करता है, नोट भी कर देता हूं मैं, विलायक के तौर पे, सॉल्वेंट के तौर पे ये काम करता है, ठीक है ना। ओके, आप लोगों को पता भी होगा कि मानव शरीर कितना प्रतिशत पानी का बना होता है, याद रखना, मानव शरीर में 60 से 65% जल होता है बच्चों, याद रखना, कितना, 60 से 65% जल यानी पानी होता है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करता हूं मैं, तो वो है विटामिन। क्या है, विटामिन। तो विटामिन जो होते हैं वो अल्प मात्रा में कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों। क्या याद करना आप लोगों को, ये अल्प मात्रा में आवश्यक, अल्प मात्रा में आवश्यक कार्बनिक यौगिक, तो ये 6 घटक होते हैं, ये 6 कंपोनेंट है बैलेंस डाइट के, और 6 के 6 आप लोगों को इसी तरह से याद होने चाहिए। नोट कर लो अच्छे से, नीचे भी आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है एकदम से अच्छे से, तो इनको जल्दी से नोट कर लो। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सॉल्ट, वाटर, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है 60 से 65%, 3/5 भाग इसका होना चाहिए। वसा यानी फैट का कितना भाग होना चाहिए, 1/5, और प्रोटीन का भी कितना होना चाहिए, 1/5। तो कई दफा क्वेश्चन आया है भैया, बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट अनुपात फैट अनुपात प्रोटीन, तो इनका रेशियो पूछ लेते हो। तो याद रखना 3/5 तो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। 1/5 किसका होता है, वसा का होता है। और 1/5 ही किसका होता है, प्रोटीन का होता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं, इसके बाद हम लोग कुछ आगे पढ़ने वाले इसके अंदर। ठीक है, नोट कर लिया, कर दे रफ, ध्यान से समझना। विटामिन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जो एनटीपीसी CBD 1 का जो प्लेलिस्ट है आप उसको ओके कीजिए, और उसके अंदर आप लोग देख पाओगे विटामिन भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है ना, ओके।
तो ये हो गया बैलेंस डाइट के बारे में, विटामिन के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ डिजीज के बारे में, ठीक है ना, कुछ बीमारियों के बारे में भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस लास्ट में डिजीज बची है, वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले जो बीमारी है, डिजीज है, उसकी बात करते हैं हम लोग, वो है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से हैं? या तो प्रोटीन की कमी से हो, देखो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस कंडीशन के अंदर उसके खान पान का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। कई दफा ऐसा हो जाता है कि लंबे समय तक बिना पोषक पदार्थों को रह पाए, या फिर हो सकता है लंबे समय तक उसके बॉडी में प्रोटीन की कमी रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो बेबी पैदा होगा उसके अंदर डिफिकल्टी होगी, उसके अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी अपन लोगों को देखने को मिलती है। अब ये अबनॉर्मलिटी ही क्या कहलाती है भैया? बीमारी कहलाती है। अगर वो प्रोटीन की कमी से हो रही है तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हो गए। तो इसके अंदर दो डिजीज आती है, पहला क्वाशियोकर, पहला कौन सा रोग है बच्चों याद रखना? क्वाशियोकर। और दूसरा है मेरेस्मस। दूसरा कौन सा है? मेरेस्मस। इसको हिंदी में भी क्वाशियोकर ही बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो हिंदी में आप लिख लेना, ठीक है। मेरेस्मस इसको बोलते हैं। तो क्वाशियोकर एंड मेरेस्मस दो डिजीज होती है जो कि प्रोटीन कुपोषण रोग होते हैं, ठीक है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है, या फिर कुपोषण संबंधी रोग भी अपन इसको बोलते हैं। क्वाशियोकर जो डिजीज होता है बच्चों, ये 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में होता है, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में होता है। वही अगर बात करें मेरेस्मस जो होता है वो 1 वर्ष तक के बच्चों में होता है। पहला पॉइंट तो अपन को ये याद रखना है। अब इन दोनों को अलग कौन सा पॉइंट करता है? देखो मोस्टली मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्वाशियोकर के अंदर भी क्या होता है, बच्चे की मानसिकता, ठीक है, वो मंद बुद्धि का होता है, उसके मानसिक रोग होते हैं। साथ ही साथ सीधी सी बात है इसके अंदर और क्या होता है, बाल जो होते हैं, हेयर जो होते हैं वो अजीब से हो जाते हैं, ठीक है ना। बाल भी होते हैं वो एकदम सही तरीके से उनके नहीं आते हैं। इसके अंदर बात करते हैं मेरेस्मस के अंदर, तो सेम कंडीशन इसके अंदर भी देखा जाता है, जिससे अतिसार का होना, ठीक है। साथ ही साथ इनमें भी मंद बुद्धि होना, मानसिक विकार आना, पूरी उसमें शरीर की अच्छे से वृद्धि नहीं हो पाती है, ठीक है, बच्चे की। और साथ साथ जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनका भी सही तरीके से ना आना। हालांकि ये तो हो गए कॉमन कैरेक्टर। अब इन दोनों का डिफरेंस कौन सा कैरेक्टर करता है हम लोगों को, वो आना चाहिए। तो क्वाशियोकर के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसके हाथ और पैर जो होते हैं वो फूल जाते हैं, याद रखना। हाथ पैर व चेहरे पर सूजन आना। क्या आना? सूजन। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना? एडिमा बोलते हैं। एडिमा। एडिमा का मतलब क्या होता है? सूजन आना हाथ पैर या फिर चेहरे के ऊपर। तो इस कंडीशन के अंदर, क्वाशियोकर के अंदर तो क्या आता है, बच्चे के हाथ पैर और चेहरे के अंदर सूजन आ जाती है, उसका पेट बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन वही बात करें मेरेस्मस डिजीज के अंदर, तो यहां पर एडिमा नहीं होता है, यहां पर एडिमा नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन दोनों डिजीज को सेपरेट करता है, दोनों डिजीज को अलग करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर एडिमा यानी हाथ पैर और चेहरे के अंदर सूजन नहीं आता है, बट इसके अंदर क्वाशियोकर के अंदर हाथ पैर और चेहरे के अंदर सूजन आ जाता है। तो पहला ये दोनों डिजीज आप लोगों को कवर हो गया होगा। पहला तो आपको यही याद रखना है कि भैया प्रोटीन से कमी से होने वाले रोग क्वाशियोकर और मेरेस्मस हो गया। वहीं अगर बात करें कुपोषण संबंधी रोग भी अपन इसी को बोलते हैं, क्वाशियोकर एंड मेरेस्मस, दोनों ही बच्चों के अंदर होने वाला रोग होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग इसको रफ करते हैं, फिर कर दे रफ। ओके, आज थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है और पढ़ना भी कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए चैप्टर हम लोग को आज कंप्लीट करना था, तो थोड़ी सी मैंने स्पीड ज़्यादा रखी है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं अदर डिजीज इसके अंदर आती है, जैसे जॉइंडिस आ गया, पीलिया इसके अंदर आ जाता है, और वो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जॉइंडिस के बारे में भी जब हम लोगों ने मानव रोग जो पढ़े थे उसके अंदर देख लिया था, ये विषाणु जनित रोग होता है, ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके अलावा होता है बच्चों, याद रखना, इनडाइजेशन। इससे पहले आता है कॉन्स्टिपेशन,
जो डिजीज मैं आपको बता देता हूं, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कब्ज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डिजीज आती है इंडाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अपच। और इसके बाद में डिजीज आती है वॉमिटिंग, यानी कि वमन, उल्टी जिसको अपन लोग बोलते हैं। ये 3 बीमारी और आ जाती है इससे संबंधित, वो भी पढ़ लेते हैं। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। मलाशय में मल लंबे समय तक रुक जाता है, कुछ समय नहीं, लंबे समय तक इसमें रुक जाता है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? कब्ज बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ठीक है, एपच इंडाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो होता है भोजन पूर्णतः, या भोजन का, यहां पे लिख लेना, भोजन का पूर्णतः पाचन नहीं होता है। भोजन का कंप्लीट डाइजेशन यहां पर नहीं होता, इस चीज को आप लोग बोलते हैं इनडाइजेशन। डाइजेशन नहीं हो रहा मतलब इनडाइजेशन, अपच। पचना मतलब ठीक है, अगर नहीं पच रहा तो उसको क्या बोलते हैं? अपच, यानी इनडाइजेशन बोलते हैं। तो जो भोजन होता है, जो फूड होता है, उसका कंप्लीट डाइजेशन यहां पर नहीं हो पाता। इससे क्या होता है? अपन को पेट भरा भरा सा फील रहता है। ये कौन सी कंडीशन में आता है? जब आप लोग ज्यादा मसाले वाली सब्जी वगैरह खा लेते हैं, मैदा वगैरह खा लेते हैं, या फिर बात करें हम लोग जो ऑयली चीजें आती है वो जंक फूड वगैरह, ठीक है, फास्ट फूड वगैरह अपन लोग ज्यादा खा लेते हैं, उस कंडीशन के अंदर ये सब अपन को देखने को मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन, यानी भोजन का पूर्णतः पाचन नहीं होता। वोमिटिंग की बात करते हैं तो वोमिटिंग के अंदर क्या होता है? भोजन का आमाशय से मुख के द्वारा बाहर निकलने की जो क्रिया होती है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? वमन या फिर वॉमिटिंग बोलते हैं। तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना, भोजन का, ठीक है, भोजन का आमाशय से मुख के द्वारा बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? वॉमिटिंग, यानी कि वमन कहलाती है। इसका जो सेंटर होता है, वमन का जो सेंटर होता है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, यानी उल्टी आने से पहले बेचैनी का या बेचैनी की अनुभूति होती है। अनुभूति होना मतलब फील होना। इन उल्टे आने से पहले अपन को ऐसे बेचैनी सी लगती है कि भैया बस अब अकेले या अकेले में चले जाए, गाड़ी में बैठे तो खिड़की खोले। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ये किस कंडीशन के अंदर आती है, ये अपन को क्यों पता चलती है? तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस होती है वो रिफ्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है, प्रतिवृत्ति क्रिया होती है। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आप लोगों को कंडीशन बता दी थी। आमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसका माउथ के द्वारा बाहर आने की जो क्रिया होती है उसी को आप लोग वमन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो वॉमिटिंग सेंटर होता है, वमन केंद्र जो होता है, वो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है? तो बच्चों याद रखना, मेडुला के अंदर वमन केंद्र उपस्थित होता है। मेडुला के अंदर वमन सेंटर यानी कि वॉमिटिंग सेंटर पाया जाता है, इसके द्वारा ही जो बेचैनी की अनुभूति होती है, जो बेचैनी का फील होता है, वो यही सेंटर करवाता है। और ये जो वमन सेंटर यानी वमन के अंदर जो होता है वो कहां पर होता है? मस्तिष्क के मेडुला के अंदर होता है। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी अनैच्छिक क्रिया होती है वो कौन रेगुलेट करता है? अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करता है। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। आज थोड़ी सी स्पीड ज्यादा थी क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा थी। और देखो, मैंने 1 घंटे के अंदर ही, 1 घंटा पूरा नहीं लगा, ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे होंगे। तो इसके अंदर ही हमने पूरा जो चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इसके अंदर एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है, अवशोषण अपन लोगों ने पढ़ा। उसके बाद एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, वो क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण एक्चुअली है क्या। उसके बाद अपन लोगों ने इजेशन पढ़ा था, मलत्याग पढ़ा था। देन अपन लोगों ने भोजन के बारे में जाना, हालांकि भोजन है क्या ये समझा। उसके बाद बैलेंस डाइट क्या होती है वो देखा, और बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना % होना चाहिए, फैट, प्रोटीन वगैरह, सॉल्ट वगैरह, वाटर वगैरह एंड विटामिन वगैरह। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भैया जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर जो कुपोषण संबंधी रोग होते हैं, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, क्वाशियोकर मेरेस्मस के बारे में जाना। देन हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि भैया कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इंडाइजेशन क्या होता है, और वॉमिटिंग के बारे में जाना। तो ये कंप्लीट डिजीज भी कवर हो गई और कंप्लीट चैप्टर भी कवर हो गया। आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, मानता हूं मैं,
लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, और कोशिश करूंगा 1 या 2 लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट हो जाए वो। इसके क्वेश्चन में अभी कल या फिर आ जाएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, और अपना ख्याल रखना। और दिवाली आ गई है तो भैया सफाई अच्छे से कर लो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।